कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को शिकस्त फाश हुई है। तो भारतीय इलेक्शन की ये खबर कि कश्मीर में वो पार्टियां कि जो अपने आप को कश्मीरी अवाम का रिप्रेजेंट कहती थी, उनको कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया है। इस बार जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में परिवारवाद के खिलाफ एक ऐसी प्रचंड लहर चली कि जम्मू कश्मीर के दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। ये हार भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि लाखों के अंतर से बड़ी हार की है। जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए और पीएम मोदी 9 तारीख को पीएम की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। यहां तक सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद में विपक्ष ने भी इस बार अच्छा परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा चर्चित रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। दरअसल ये भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना है जो जवाहरलाल नेहरू के बाद में तीसरी बार फिर से कोई प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है। कुछ लोगों ने कम वोटिंग करने की वजह से बीजेपी की उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सीटें कम जरूर हुई, लेकिन एनडीए जिस तरह बहुमत में आया ये दिखाता है कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में किस तरह काम किया। चुनाव के दौरान जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना वो ये रहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह अनुमान लगाए जा रहे थे कि उनको सिंपैथी वोट मिलेगा और दिल्ली में उनका परफॉर्मेंस सुधरेगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जहां पंजाब में बड़ा झटका लगा और 3 सीटों पर सिमट गई, वहीं दिल्ली में उनका सोपड़ा लगभग साफ हो गया। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका प्रदर्शन दिखने में तो सुधर रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में वो 100 सीट भी पार नहीं कर पाई। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसका परफॉर्मेंस कहीं से भी अच्छा नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर पंजाब और जम्मू कश्मीर की 2 घटनाओं का जिक्र करना भी यहाँ ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों की हार ने सभी को चौंकाया। साथ ही उनकी जगह जीते कैंडिडेट भी कम चर्चित नहीं है। दरअसल वे दोनों चेहरे वो है जो आतंकवाद में शामिल रहे के आरोपों में जेल में हैं। इंजीनियर रशीद जैसे लोग भी वहाँ पर जीत दर्ज की है, जो एक चिंता का विषय है। वहीं सबसे बड़ा जो चिंता की बात सामने आई वो है पंजाब, जहां से अमृतपाल जैसे कट्टरपंथी और अलगाववादी लोग जेल में से निर्दलीय चुन लिए गए। इनमें से अमृतपाल और इंजीनियर राशिद तो पहले से जेल में हैं। तीसरे कैंडिडेट का नाम और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल रहे हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे ने भी जीतकर ये दर्शा दिया कि भारत में लोकतंत्र रहते हुए कुछ भी हो सकता है। दरअसल आज राहुल गांधी जैसे नेताओं को सोचने की ज़रूरत है, जो मोदी जैसे नेता पर जिसकी विश्व मान्यता है तानाशाही का आरोप तो लगाते हैं, संविधान को ख़त्म करने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अमृतपाल और बेअंत सिंह के बेटे से लेके फारूक रशीद जैसे लोगों पर बोलने के लिए तैयार नहीं दिखते। ये 2 मुँहापन कांग्रेस पार्टी का आज से नहीं पहले से ही रहा है। इसी के बारे में आज केजरीवाल से लेके और राहुल गांधी तक को स्पष्टीकरण देना चाहिए या बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दोस्तों, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अमृतपाल जिस पर एनएसए लगा हुआ है उसको लोकसभा की 1 सीट पर ज़बरदस्त जीत हासिल हुई। वहीं फारूक, इंजीनियर रशीद जैसे लोग भी हैं जो जेल में रहते हुए अलगाववादी आंदोलन चलाते रहे और उनके बेटों ने उनके नाम पर वोट मांगे जो जनता ने दिए। दरअसल आज सोचने की ज़रूरत है, जनता से बात करने की ज़रूरत है, पंजाबियों से बात करने की ज़रूरत है। उनके कोई न कोई मन में जो टीस है वो इसी कारण ऐसे लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है। और इसमें दोष अगर देखा जाए तो भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों का है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कभी संविधान नहीं लिखा कि उसमें ऐसे लोगों की कोई जगह हो, लेकिन कहीं न कहीं इसी संविधान को 1972 में तोड़ मरोड़ कर जिस तरह बड़े बड़े बदलाव इंदिरा गांधी ने किए, ये आज उसी का नतीजा दिखता है। आगे आप इसी पर मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी ने घाटी से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुए पहले संसदीय चुनावों में राज्य की सियासी हवा बदली बदली सी नजर आती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर 50% से अधिक वोटिंग हुई और मतदान ने 1989 में आतंकवाद के सिर उठाने के बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुस्तरद कर दिया। वो पुराने लीडर्स जो कि वो चूरन बेचा करते थे हमेशा से, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आउटडेटेड है अब आप लोग। तो यही वजह है कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। देखें, अच्छा, मैं देख रही थी कि इसके ऊपर मेजर गौरव आर्या भी बात करे थे अपने फोरम पर, और यकीनी बात है ये एक बड़ी तब्दीली है इलेक्शन के अंदर जो नजर आई है कि नो, यू आर नो मोर। अब हमें तुम नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए। हमें इस खत्ते की तरक्की चाहिए, या हमें जॉब्स चाहिए, हमें खाने को रोटी चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज चाहिए। क्या कश्मीर की आवाम अब ये सब कह रहे हैं? और अब हमें वो चूरन नहीं चाहिए कि जिस पे हमें जिहाद के पीछे लगाया जाए। ये मेरा ख्याल है कि टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हमेशा ये एक नैरेटिव लेकर चलते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, वहाँ के ये लीडर्स जो हैं वो कश्मीरी अवाम के बहुत सही, उनके हकूक को आगे बढ़ाने वाले, और असल में जो उनके रिप्रेजेंटेशन है वो वही है। हमेशा जो है उनकी सपोर्ट की गई, वहां से उनको हिमायत की गई। लेकिन अब क्या ये शिकस्त क्या बता रही है? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ये शिकस्त ये बताती है कि वो कश्मीरी अवाम के रिप्रेजेंट कभी भी नहीं थे, या अब ऐसा हुआ है कि वहां के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। देखिए, 370 के बाद डायनामिक्स तो चेंज होने ही थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अब कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपना लीडर नहीं समझते। देखिए, अगर ऐसा होता कि वो अभी तक उन्हीं को सही समझते होते तो वो जीत जाते, या उनको कम से कम बहुत बड़ी तादाद में वोट मिलते। तो अगर कश्मीर की पॉपुलेशन महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टियों को, इनको रिजेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर अब क्या ये बात समा रही है या समा चुकी है कि क्योंकि भारत की हुकूमत ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है। वहाँ पे हम आपको बताते रहे हैं कि यूएई, अरब कंट्री, सऊदी अरेबिया से कितनी बड़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जम्मू कश्मीर को जो है वो एक ऐसा बनाया जा रहा है खिता कि खूबसूरत तो है ही, वो खूबसूरती की तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन वहां पर तामीरी काम करवा के, कंस्ट्रक्शन करवा के, और उसको एक ऐसा डेवलप करके कि बड़े बड़े बिजनेसेस वहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। आपने मीडिया को सुना जिसके में सबसे ज़्यादा चर्चा अमृतपाल की होती है, वहीं पे इंजीनियर रशीद जैसे लोग भी है। कहीं ना कहीं इसको प्रति मीडिया से लेके आम जन में भी चिंता है, लेकिन ये गौर करने की भी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है कि हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में ऐसे लोग जीतते रहेंगे तो आगे आने वाला समय लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा होगा। हमारे सामने इससे पहले सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों का उदाहरण भी है, जो यहाँ तक करते रहे हैं कि उन्होंने लोगों को कनाडा में बसने के लिए अपने लेटर हेड से अपनी पार्टी के नाम पर पैसे लेके लोगों को बसाया, और यही आने वाले टाइम में शायद अमृतपाल और इंजीनियर फारूक जैसे लोग भी करेंगे, इंजीनियर रशीद जैसे लोग भी करेंगे। दरअसल इन लोगों का कोई ध्येय नहीं होता, इनको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं होता। जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, ना कि देश को तोड़ने और अलगाववाद को तोड़ने के लिए। इसके बारे में जहां सभी राजनीतिक दलों को सोचकर बैठ करने की ज़रूरत है, वहीं आम जनता से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे लोगों को इग्नोर ज़रूर करें, और अगर जनता नहीं करती तो ये उनके लिए भी उतना ही नुकसानदायक होगा। वहीं केजरीवाल जैसे लोग जो जनता को फ्री के सपने दिखाकर लालच में फंसाते हैं और बाद में जाके शराब जैसी चीज़ों से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को ज़रूर जनता ने अपना रास्ता दिखाया, जिसके काबिल थे वहीं पे पहुंचा दिया है। और आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता से ये उम्मीद तो की जा सकती है
कि केजरीवाल जैसे लोग जो सिर्फ जनता को झांसा दे सकते हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनको अपना सही जगह दिखानी ज़रूरी है। इसके लिए भारतीय जनता को बार बार धन्यवाद किया जा सकता है। साथ ही उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की किया जा सकता है। साथ ही महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं, उनको भी हराना पब्लिक के लिए धन्यवाद के काबिल है और जनता इसके लिए धन्यवादी है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।